गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे पहले हम लोगों का लेक्चर हुआ था जिसमें हम दोनों रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज आगे हम लोग करते हैं, जिसमें टॉपिक आता है अभी बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग एक दो पॉइंट छोटा सा पढ़ लेते हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन, मतलब मास एनर्जी इक्विवेलेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई मास m है, वो मास m पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें कितना एनर्जी मिलेगा? जैसे कि E इक्वल टू mc²। ये रिलेशन है, आइंस्टीन का रिलेशन है ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का। ये मतलब कि अगर m मास है वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो इतना एनर्जी मिलेगा, जिसमें m हो गया मास ऑब्जेक्ट का और c क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, आइंस्टीन का दिया हुआ ये इक्वेशन है, इक्वल्स टू mc²। ठीक है, तो अगर ये पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग को इतना एनर्जी मिलेगा। अब जैसे कि देखिए, हम लोग बहुत तरह का फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, ऐसे लकड़ी भी यूज करते हैं जलाने के लिए। तो वहां से भी उस मास को हम लोग जलाते हैं, वहां से एनर्जी निकलता है। तो वहां से जो हम लोग को एनर्जी निकल रहा है तो वो पूरा का पूरा मास यूज नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी जल गया, कुछ हीट एनर्जी निकला, बाकी वो कोयला बन गया, पूरा मास कन्वर्ट नहीं हुआ, है ना। कुछ कुछ मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बाकी मास क्या रह गया? कुछ ऐसा दूसरा प्रोडक्ट तैयार हो गया। उसी तरीके से हमारे पास पेट्रोलियम है, आपने पेट्रोलियम को जलाया, आप पेट्रोलियम को जलाए तो वहां पे पूरा का पूरा पेट्रोलियम में जो मास था वो पूरा नहीं कन्वर्ट हुआ, उसका कुछ पार्ट क्या हो गया? गैस बन गया, कुछ जल करके स्मोक बन गया, कुछ पार्ट ही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो है कि पूरा का पूरा मास ही खत्म हो जाए, कि जैसे हमारे पास कोई मास है वो पूरा का पूरा एनर्जी बन जाए, बाकी उससे और कुछ बाहर ना निकले, पूरा एनर्जी बन जाए, तो उस टाइम पे इतना एनर्जी रिलीज होगा, E इक्वल टू mc²। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है। तो अभी जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आता है मास, जो हम लोग निकालते हैं, जो हमारे पास प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब लगभग हम लोग AMU में काउंट करते हैं, है कि नहीं? एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट। अभी इसी को यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। तो 1 AMU का मतलब क्या होता है? 1 AMU का मतलब होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, है कि नहीं? एक कार्बन एटम का जो मास होगा उसका 1/12 पार्ट क्या कहलाएगा? 1 AMU कहलाएगा। और ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसी को हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो AMU में रहता है, ठीक है। तो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग कितना लेते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन MP। अप्रोक्सीमेशन में तो हम लोग इसको भी AMU में ले लेते हैं, यानी इसको भी लगभग हम लोग अप्रोक्सीमेशन में 1 AMU लेते हैं और इसको भी अप्रोक्सीमेशन में 1 AMU लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है ना। जैसे कहने का मतलब है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो अप्रोक्सीमेशन 1 AMU ले लिया, लेकिन और इसका भी न्यूट्रॉन 1 AMU ले लिया, दोनों लगभग इक्वल मास का होता है, ऐसा हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लेकर के चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो लगभग कुछ हम लोग ऐसा 1.00 ऐसा 7 सपोज करो कि ऐसा AMU। ये भी अप्रोक्सीमेशन है कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग इतना AMU है। उसी तरीके से जो मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा लगभग 1.008 AMU ऐसा आएगा। एक तो AMU खुद छोटा है, तो ऊपर से पॉइंट में ये सब जो स्मॉल वैल्यू आएगा ये भी बहुत छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली नहीं होता है सेम मास, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस रहता है, ठीक है। स्लाइट डिफरेंस रहता है, इस वजह से हम लोग अप्रोक्सीमेशन में दोनों का सेम लेकर के चलते हैं। तो ये हमारे पास AMU मास है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको ध्यान में रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगा। तो अभी हमने कहा कि जो हमारे पास ये एनर्जी है E इक्वल टू mc², है ना। अगर कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इतना एनर्जी बाहर निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। एक AMU के इक्विवेलेंट कितना एनर्जी आएगा? तो
1 AMU इक्वल टू कितना, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो कितना आ जाएगा 1 इक्विवेलेंट के बराबर एनर्जी 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू सी स्क्वायर, बोले तो सी स्क्वायर, और लगभग ये 3 इंटू है ना, ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3 इंटू 10⁸ ले लेते हैं। इधर से आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं जूल, है ना। ये लगभग हमने इतना जूल लिख दिया, तो इतना एनर्जी आएगा। तो इससे पहले देखिए मैंने आप लोग को एक बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। तो उसी तरीके से ये जो हमारे पास एनर्जी आया जूल में, इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन में अपने को ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाता है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि मेगा मतलब 10⁶, यानी कि दिस इज 931 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इतना एनर्जी मिल जाता है। तो ये हमारे पास एक काम का चीज है कि जो हमारे पास एनर्जी और मास का जो रिलेशन है इक्वल टू mc²। तो अगर एक AMU मास, अगर एक AMU मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितना एनर्जी मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग को आगे जरूरत पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी में इसका जरूरत पड़ता है अभी, तो आगे देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU लगभग, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग 1 AMU, लेकिन एग्जैक्टली 1 AMU नहीं होता, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहता है। अब कितना मास ऑफ प्रोटॉन लेना है या कितना मास ऑफ न्यूट्रॉन लेना है, ये आपको अगर क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है ना। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप याद रख लीजिए कि 1.007 लेकर के चलने का मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 लेकर के चलने का, ऐसा अगर नहीं दिया हुआ है। तो अगर दिया हुआ है तो आप उस डेटा को यूज करेंगे। तो अभी इसमें हमारे पास एक टर्म आता है, बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ने के लिए हम लोग को एक टर्म देखना पड़ेगा, मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है। अभी जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई ऐसा एटम है, कोई एलिमेंट है, उसका हमने न्यूक्लियस लिया, Z है, A है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए Z के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, ये हो गया A माइनस Z के बराबर। ये क्या होता है, मास नंबर होता है ना, जिसमें Z है एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और A क्या होता है, मास नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके बराबर होता है A, और यही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है प्रोटॉन के बराबर Z। तो सपोज करो कि हमारे पास ये कोई एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, ऐसा। तो हम लोग इसका मास कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसका मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो एस्टिमेटेड मास, सपोज करो कि अगर हम लोग को बोला गया कि भाई ये हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसमें इतना प्रोटॉन है और इतना न्यूट्रॉन है, तो इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन के हिसाब से कितना मास होना चाहिए। तो एस्टिमेटेड मास कितना आ जाएगा, एस्टिमेटेड मास मतलब कि जो मास हम लोग एस्टिमेट करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है ना, यानी कि Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, हम लोग ऐसा निकालेंगे। अब जरा देखिए, जो हम लोग एटम का जो मास निकाल रहे हैं उसमें केवल हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो लगभग कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, है कि नहीं। और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो था 1.6 × 10⁻27 kg। तो कहने का मतलब है कि लगभग ये 10⁴ टाइम छोटा है, 10,000 गुना छोटा होता है लगभग।
तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इस वजह से इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा मास पे, एक एटम के मास पे ज़्यादा इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल मास लगभग किसका रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास रहेगा। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट करके चलेंगे क्योंकि बहुत ही कम है, वो 10⁴ टाइम्स लगभग स्मॉलर देन है। और जो कि एक तो ऑलरेडी मास बहुत छोटा है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी 10⁴ टाइम्स छोटा है, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इस वजह से हम लोग जो भी एटॉमिक मास वगैरह निकाल रहे हैं वो केवल न्यूक्लियस के मास से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई एलिमेंट है, इसका प्रोटॉन Z है, न्यूट्रॉन A-Z है, तो एस्टिमेटेड मास हमने इतना निकाल लिया, ठीक। यानी कि हमारे हिसाब से इसका इतना मास होना चाहिए। लेकिन जब इसका मास ऐसे एक्सपेरिमेंटली, ये तो हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के हिसाब से, लेकिन जब इसका मास ऐसे एक्सपेरिमेंटली इसका मास डिटरमाइन किया जाता है तो पता चलता है कि वो मास इस हमारे एस्टिमेटेड मास से कम है। मतलब कि जो इसका एक्चुअल मास है वो एक्चुअल मास जो हमारा एस्टिमेटेड मास है उससे कम आता है ना। अभी जैसे देखिए न्यूक्लियस में जो मास आता है किसकी वजह से मास आता है, न्यूक्लियस का मास, यानी कि एटम का मास न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, तो जो मास आना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आना चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो कि इतना प्रोटॉन है इतना न्यूट्रॉन है, तो इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन के हिसाब से इतना मास आना चाहिए। लेकिन जब इसका मास कैलकुलेट किया गया तो इसका एक्चुअल मास है वो इससे कम होता है, ठीक है। तो अब इसका जो एक्चुअल मास है, सपोज करो इसका जो एक्चुअल मास है, मान लो कि हम ले लेते हैं वो m, ठीक। और दिस इज क्या, दिस इज स्मॉलर देन एंड दिस इज स्मॉलर देन एस्टिमेटेड मास। और जो एस्टिमेटेड मास है उससे इसका मास कम है, तो ये तो गजब हो गया, है कि नहीं, कि भाई इतना मास होना चाहिए था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से, लेकिन इसका जो असल में मास आ रहा है वो इस मास से कम आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक मास का डिफरेंस आ गया, तो वो जो मास का डिफरेंस आया उसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। तो इसी में हमारे पास टर्म एक आ जाता है मास डिफेक्ट, इसको हम लोग डेल्टा एम से डिनोट कर सकते हैं। तो ये मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड मास माइनस एस्टिमेटेड मास माइनस कितना, एक्चुअल मास, ये हो जाएगा डेल्टा एम। यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एस्टिमेटेड मास Z इंटू MP, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस कितना A-Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास m, तो यही हो जाएगा डेल्टा m, यानी कि इतने मास का डिफेक्ट हो गया। तो अब सवाल ये आ रहा है कि ये जो इतना मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से इतना मास आना चाहिए था, लेकिन असल में यही इतना मास, तो ये मास गया कहाँ, ये मास कहाँ चला गया। तो ये जो मास डिफेक्ट आया ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ये जो इतने मास का डिफरेंस आ रहा है ये किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि यहां से ये जो हमारे पास डेल्टा एम आया ये क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है और लॉस हो गया है। इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, यानी कि इट हैज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड हैज लॉस्ट, और लॉस हो गया। कहने का मतलब ऐसा है, इसको समझिए एक बार अच्छे से, कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसे प्रोटॉन्स हैं, ये सब सपोज करो ये प्रोटॉन्स हैं, और सपोज कीजिए कि ये न्यूट्रॉन्स हैं। अभी सब दूर दूर है ना, अभी सब दूर दूर है, तो इसका जो मास है वो है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना मास है। अभी ये सब क्या हुआ, बिल्कुल नजदीक चला गया, एक न्यूक्लियस में आ गया ये सब। तो जब ये एक न्यूक्लियस में आ गया पूरा का पूरा,
ये जब ऐसे पूरा का पूरा न्यूक्लियस में आ गया, सपोज दैट कुछ इस तरीके से, है ना, तो जब ये पूरा न्यूक्लियस में आ गया तो इसका जो मास आया सपोज दैट ये हम ले लेते हैं m। तो ये जो m आया इससे कम आ गया, मतलब जब ये न्यूक्लियस दूर था तो टोटल मास इतना था, सब न्यूक्लियस में गया तो ये मास आया और ये इससे कम आ गया, तो इसमें डेल्टा m का डिफेक्ट आ गया। तो ये जो डेल्टा m का डिफेक्ट आया वो कहाँ हो गया, ये हो गया लॉस, हो गया लॉस इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। यानी कि ये सारे न्यूक्लियन जब नजदीक आए तो इतना मास एनर्जी बन के लॉस हो गया। तो अब देखिए कि ये जो हमारे पास डेल्टा m एनर्जी लॉस हो गया, यानी कितना एनर्जी लॉस हो गया डेल्टा m मास के बराबर, डेल्टा mc एनर्जी, यानी इतना एनर्जी लॉस हो गया। तो अब अगर हम चाहते हैं कि वापस इन सबको ऐसे सेपरेट किया जाए तो फिर इसको इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये सब आया है ऐसे बाइंड हुआ तो इतना मास का डिफेक्ट हो गया जो कि इतना एनर्जी बन के लॉस हो गया। अब हम चाहते हैं कि इन सबको वापस ऐसे सेपरेट किया जाए तो उसको इतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये सब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो इसके न्यूक्लियॉन्स हैं वो सब इतने एनर्जी से क्या है, बाइंडेड है, ये सब इतने एनर्जी से बाइंडेड है। इसको अगर हम लोग को सेपरेट करना है वापस प्रीवियसली इसके जैसा तो इसको इतना एनर्जी देना पड़ेगा, तो जाकर के ये सेपरेट होगा। तो यही मास डिफेक्ट से जो एनर्जी निकल करके आता है वही एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी इसको क्यों कहा जाता है, इसको बाइंडिंग एनर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सारे न्यूक्लियस हैं इनको अगर आप चाहते हो कि सब बिल्कुल सेपरेट हो जाए, एक दूसरे का इंटरेक्शन ना रहे किसी पे, तो सबको सेपरेट करने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब इतने एनर्जी से ये बाइंडेड है। जब तक इसको इतना एनर्जी नहीं दोगे ये सारे सेपरेट नहीं होंगे, मतलब ये एनर्जी इसको पूरा बाइंड करके रखा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, है कि नहीं। ये कहलाएगा ये बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, पहले हम लोग को मास डिफेक्ट निकालना है और मास डिफेक्ट निकाल करके मास एनर्जी इक्विवेलेंट से हम लोग एनर्जी निकाल लेंगे, वही क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। ठीक, तो ये होता क्या है कि हर न्यूक्लियस का अपना अपना अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे न्यूक्लियस का एक जैसा बाइंडिंग एनर्जी आएगा। हाइड्रोजन का होते अलग बाइंडिंग एनर्जी है, हाइड्रोजन का अलग बाइंडिंग एनर्जी आएगा, हीलियम का अलग आएगा, यूरेनियम का अलग आएगा, प्लूटोनियम का अलग आएगा, आयरन का अलग आएगा। हर न्यूक्लियस का अपना अपना अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी होता है और ये एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ही है किसका, अलग अलग न्यूक्लियस का। सबका बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट आ सकता है, सबका एक जैसा बाइंडिंग एनर्जी नहीं आता है। ठीक, तो यहीं पे हमारे पास एक टर्म आता है, ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया, यहीं पे एक टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसका मैंने ग्राफ भी यहाँ पे बना करके रखा हुआ है आपको। देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियॉन होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियॉन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जैसा कि आप सेंटेंस से ही समझ सकते हैं कि इसका मतलब हो जाएगा न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा, मास नंबर के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो किसके बराबर हो जाएगा, मास नंबर, यानी कि दैट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय कितना, मास नंबर, यानी कि डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, मास नंबर। इसी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो जैसे कि केवल बाइंडिंग एनर्जी, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स और एक एलिमेंट है वाई, मान लीजिए इसका बाइंडिंग एनर्जी है, सपोज करो इसका बाइंडिंग एनर्जी है E1 और इसका बाइंडिंग एनर्जी है E2। अब E1 ग्रेटर देन E2 है, सपोज दैट, है ना, E1 ग्रेटर देन E2 है। तो अब यहाँ पे ऐसा पूछा गया कि इसका E1 बाइंडिंग एनर्जी E1 है, इसका बाइंडिंग एनर्जी E2 है, E1 ग्रेटर, तो इन दोनों में कौन स्टेबल है। तो अब ऐसा देख करके तुमको लगेगा कि भाई जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, उसके न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और जिसका एनर्जी कम है उसके न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी वाला है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, है कि नहीं।
तो उस हिसाब से आप इसको बोलोगे कि इसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है तो ये ज्यादा, ये इसके कंपेरिजन में कम स्टेबल है। लेकिन स्टेबिलिटी जो है हम लोग केवल बाइंडिंग एनर्जी के टर्म पे नहीं बता सकते हैं, केवल बाइंडिंग एनर्जी के टर्म पे नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर, क्योंकि देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में किसी के पास ज्यादा न्यूक्लियॉन्स है, किसी के पास कम न्यूक्लियॉन्स है कि नहीं। अब हो सके जो कम न्यूक्लियॉन्स है, कम न्यूक्लियॉन्स वाले के पास बाइंडिंग एनर्जी कम रहेगा, ज्यादा न्यूक्लियॉन्स वाले के पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा। अब जैसे कि मैंने बोला हैवी एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट अनस्टेबल होता है कि नहीं, हैवी एलिमेंट अनस्टेबल होता है तो वो टूटते रहता है, यानी ऑब्वियसली उसका जो एनर्जी है उसका कम है तभी तो वो टूट रहा है। लेकिन जो अपने पास लाइटर है, लाइटर में कम न्यूक्लियन से तो बाइंडिंग एनर्जी हो सके कम आए, तो कम आए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो अनस्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम लोग को स्टेबिलिटी देखना है तो हम लोग स्टेबिलिटी किससे देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। केवल बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी के बारे में क्लियर पिक्चर नहीं रहेगा आपके पास। अगर आपको क्लियरली चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी से हम लोग को क्लियरली पता चल जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा रिक्वायरमेंट है, केवल बाइंडिंग एनर्जी से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियन यानी कि मास नंबर। तो एक बात जरा आपको ध्यान में रखना है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये सपोज करो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ये, ठीक, यहाँ पे और ये लिथियम है, ये हीलियम है। अब जैसे कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम है। जैसे कि इसमें एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, यानी एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। ड्यूटेरियम में होता है ना मास नो। ये ट्रिटियम है हाइड्रोजन का, ये हीलियम है, ये लिथियम है। अब जरा देखिए हमने ये ग्राफ बनाया हुआ किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर, है ना। तो कुछ इस टाइप में ग्राफ आता है, कुछ इस टाइप में ग्राफ आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास आयरन है, आयरन के पास सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक। उसके बाद आयरन के इधर और आयरन के आगे दोनों तरफ बाइंडिंग एनर्जी कम, न्यूक्लियन क्या है, कम है आयरन से। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, आयरन है। आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल नहीं है पीरियोडिक टेबल में कोई सा भी, अभी तक तो यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास आयरन है, इसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसमें ज्यादा का चेंजेस नहीं है कि नहीं। मतलब कि देखा जाए तो शुरुआती में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो इसका जो है हमारे पास ड्यूटेरियम का वो 2 के नीचे है, इसका 2 और 4 के बीच में है लगभग, लिथियम का 4 और 6 के बीच में है, हीलियम का। तो यहाँ से हम लोग इस ग्राफ से ऐसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ तो आप एक बार वो ग्राफ देख लेना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमें क्या पता चलता है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, और जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो कम स्टेबल रहेगा। तो अगर पूछा गया कि लिथियम ज्यादा स्टेबल है कि हीलियम ज्यादा स्टेबल है, तो हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है लिथियम से, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। उसी तरीके से सबसे मोस्ट स्टेबल क्या है, आयरन है। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, पहले मास डिफेक्ट निकालना है, मास डिफेक्ट निकाल करके मास एनर्जी से हम लोग फाइंड कर लेंगे, फिर नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगा, ठीक, ओके। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बात हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग है नेक्स्ट टॉपिक, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो पहले न्यूक्लियर रिएक्शन कहते किसको है, पहले ये चीज को समझ लेते हैं। अभी जैसे कि आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है ना, कि 2 केमिकल आपस में मिला और मिलने के बाद उससे एक नया केमिकल तैयार हुआ तो उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे, है ना। अगर 2 केमिकल को आपस में मिलाया और कुछ भी नहीं तैयार हुआ तो उसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते। मतलब कि 2 केमिकल के मिलने के बाद एक तीसरा डिफरेंट टाइप का केमिकल तैयार होना चाहिए तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब 2 केमिकल मिल करके डिफरेंट टाइप का कुछ तैयार हो ही नहीं रहा है तो उसको केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो उसी तरीके से है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 एलिमेंट है या 2 एटम है ना। सपोज ये एक X है, मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं Z1 A1, और एक Y है Z2 A2। सपोज दैट ये दोनों आपस में कॉलिजन हुआ
दोनों का आपस में कॉलिजन हुआ, है ना, ये दोनों न्यूक्लियस का आपस में कॉलिजन हुआ और कॉलिजन होकर के ये कुछ अलग बना दिया। मान लीजिए एक्स डैश, मान लीजिए Z1 डैश A1 डैश प्लस Y डैश, सपोज करो कि Z2 डैश A2 डैश, मतलब कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में कोलाइड हुआ और कोलाइड होकर के ऐसा कुछ अलग न्यूक्लियस बना, अब ये बहुत तरह का हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ पे 2 है, 3 भी हो सकता है ना, 2 टकरा करके ऐसे 2 डिफरेंट बना, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, हो सके न्यूट्रॉन एक बाहर निकल जाए, ऐसे कुछ भी पॉसिबल है। तो बस इतना ध्यान में रखने का कि 2 ऐसे न्यूक्लियस टकराया और टकरा करके ये कुछ अलग न्यूक्लियस बन गया, यानी कि 2 एटम था, ये दोनों टकरा करके अलग टाइप का एटम तैयार हो गया। तो इस टाइप को हम लोग जो बोलेंगे वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। तो इस टाइप में जो हमारे पास होगा कि 2 न्यूक्लियस आया, आपस में टकराया और टकराने के बाद अलग अलग टाइप का न्यूक्लियस बन गया, तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगा। तो अब ये न्यूक्लियस रिएक्शन हुआ, अब इस न्यूक्लियस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, उस चीज को दिखाने के लिए क्यू वैल्यू का यूज किया जाता है। मतलब क्यू वैल्यू एक तरीके से बताता है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होगा या कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, यानी कि क्यू वैल्यू इज रिलेटेड अबाउट एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी ये एनर्जी बताता है। यानी क्यू वैल्यू क्या बताता है, इट इज द एनर्जी, है ना, इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन का एनर्जी के बारे में बताता है कि एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी गेन करे, एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो उसको एक्सोथर्मिक हम लोग बोलेंगे, है कि नहीं, जिसका क्यू वैल्यू पॉजिटिव हो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, और जिसका क्यू वैल्यू निगेटिव हो उसको बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। ये बात ध्यान में रखने का है। ठीक, तो अब ये हम लोग क्यू वैल्यू निकालेंगे कैसे। जिसका क्यू वैल्यू पॉजिटिव है वो एक्सोथर्मिक, यानी कि उसमें एनर्जी रिलीज होगा, उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और जिसमें क्यू वैल्यू नेगेटिव उसमें एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, यानी इसमें एनर्जी रिलीज होगा और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो ये क्यू वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करेंगे कि सपोज कीजिए ये हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, ये हमारे पास सपोज करो कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। सपोज करो कि ऐसा मान लेते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो अब क्या होता है कि हम लोग मास डिफरेंस निकालेंगे। अब सपोज करो कि इसका टोटल मास निकाला और इसका टोटल मास निकाला। अब जैसे कि सपोज करो कि इसका जो मास है बिफोर कॉलिजन, सपोज करो कि बिफोर कॉलिजन हमने टोटल मास निकाला। टोटल मास कितना आ गया पार्टिकल्स का, टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स। ठीक है, सपोज करो कि हम ये ले लेते हैं, मान लो m1, ये टोटल मास, और बिफोर कॉलिजन निकाला। उसके बाद हम लोग निकालेंगे आफ्टर कॉलिजन टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स निकाला। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुआ है, पार्टिकल्स बोले या फिर एटम्स बोलो, पूरा टोटल मास। ये सपोज करो कितना ले लिया, ये मान लो कि आ गया m2। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे मास डिफरेंस निकालेंगे। ये कितना, m1 माइनस m2 निकालेंगे। ठीक है, मास डिफरेंस निकालेंगे। मास डिफरेंस जैसे देखिए, अगर सपोज करो कि हमारे पास ऐसा आया, ये m1 माइनस m2 आ गया पॉजिटिव। सपोज करो कि m1 माइनस m2 पॉजिटिव आया, मतलब कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का मास है वो इस रिएक्टेंट के मास से कम आ गया, सपोज दैट। तो बाकी का मास गया कहाँ, तो बाकी का मास क्या हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि सपोज करो ये x है y है, दोनों के बीच में ऐसे कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होकर के सपोज कीजिए कि इस तरीके का प्रोडक्ट बना।
इस तरीके का हमारे पास न्यूक्लियस बना। अब इस न्यूक्लियस का पूरा मास इसके मास से कम हो गया, तो बाकी का मास कहाँ गया? तो बाकी का मास क्या हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एनर्जी रिलीज हुआ, तो इसका क्यू वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब कि जब इसका मास कम हो, यानी कि जब टोटल मास क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से कम हो जाए, तो वहां पे जो क्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा और वो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, यानी कि एनर्जी रिलीज होगा। और अगर इसका जो मास है, प्रोडक्ट का जो मास है, अगर प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से कम हो गया, मतलब मास हम लोग बात कर रहे हैं किसका? न्यूक्लियस का मास बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मास अगर इसके मास से ज्यादा हो गया, तो यानी कि इसका मास इसके मास से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एनर्जी देना पड़ेगा इधर से और वही एनर्जी देना पड़ेगा इधर से, और वही एनर्जी लेकर के ये फिर इस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो जो एनर्जी हमने दिया था वो एनर्जी वापस इसमें मास में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब फिर से समझिए एक बार कि मान लीजिए क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके के रिएक्शन में हम लोग ये रिएक्टेंट का मास निकाल लेंगे टोटल, और ये प्रोडक्ट का मास निकाल लेंगे टोटल, ठीक। अब हम लोग m1 माइनस m2 निकालेंगे। अगर m1 माइनस m2 पॉजिटिव है, m1 माइनस m2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास से कम है। तो प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से कम है, तो टकराने के बाद कम मास हो गया, तो बाकी मास गया कहाँ? तो बाकी मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइम पे ये क्या आ जाएगा? क्यू आएगा पॉजिटिव। इस टाइम पे क्यू कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? जितने का मास डिफरेंस आया, ये जितने का मास डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा? क्यू कहलाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो मास का डिफरेंस आया, सपोज कीजिए पहले था ये m1, बाद में हो गया m2, इतने का मास डिफरेंस आया, तो इतना मास डिफरेंस ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो वही क्या हो जाएगा? इसका क्यू वैल्यू हो जाएगा। तो यानी हम लोग क्यू वैल्यू कैसे लिखेंगे? डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये क्यू का वैल्यू रहेगा, जिसमें डेल्टा एम क्या है कि प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का मास का डिफरेंस, है ना। तो अगर ये मास कम आया तो इसका मतलब कि क्यू पॉजिटिव रहेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो जनरली ये जो एनर्जी आता है कि एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी किस फॉर्म में आता है? वो इनके साथ ऐसे काइनेटिक एनर्जी में एसोसिएटेड होता है। कहने का मतलब ये दोनों ऐसे धीरे से आया, दोनों आपस में धीरे से टकराया, सपोज करो कि ये दोनों धीरे से आपस में टकराया, ऐसा प्रोडक्ट बना। अब प्रोडक्ट बना, इसका मास कम है, एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी किस फॉर्म में रहता है? जनरली इसके काइनेटिक एनर्जी में। धीरे से टकराया, मास प्रोडक्ट हुआ, ये दोनों बहुत तेजी से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो जनरली किस में रहेगा? इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, ऐसा। तो ये हम लोग क्यू वैल्यू निकाल देंगे, है ना। और अगर जो मास डिफरेंस आया, अगर इसमें मास डिफरेंस जो आ गया m1 माइनस m2, ये अगर निगेटिव हो गया, तो अगर ये निगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास से ज्यादा है। तो यानी कि इधर मास कम है, इधर मास ज्यादा है, तो इधर ज्यादा मास कैसे आ गया? क्योंकि इधर से कुछ एनर्जी देना पड़ा होगा, वही एनर्जी फिर वापस इसमें किस में कन्वर्ट हुआ होगा? मास में कन्वर्ट किया होगा, है ना। तो ये हम लोग को निगेटिव आया, तो ये क्यू नेगेटिव आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर है। तो इतना हम लोग को क्यू के वैल्यू के बारे में ध्यान में रखना है। तो इसमें हमारे पास एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा है कि सपोज करो कि जब हमारे पास क्यू पॉजिटिव है, तो जब हमारे पास क्यू पॉजिटिव है, तो अगर इसका टोटल क्यू वैल्यू निकाला जाए, है कि नहीं, इसका टोटल क्यू वैल्यू निकाला जाए तो टोटल क्यू वैल्यू कितना आएगा? तो अभी हमने क्या पढ़ा? क्यू वैल्यू के लिए हम दोनों का मास का डिफरेंस देखेंगे, और जो मास का डिफरेंस होगा यानी कि उतना ही एनर्जी आया, तो वो क्यू वैल्यू हो जाएगा इसका। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ और ऐड करना पड़ता है। जैसे देखिए, ये दो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस आपस में से टकरा करके ये कन्वर्ट हुआ, तो ये तो केवल मास का डिफरेंस आया तो इतना एनर्जी लिया, है ना। अब जैसे कि ये दोनों आपस में टकराया होगा, तो इनके पास पहले से भी तो कोई काइनेटिक एनर्जी है, तो इनके पास पहले से जो काइनेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी जो हमने पहले से दिया हुआ है, ध्यान दीजिए जरा कि हमने इसको पहले से, इस सिस्टम के पास पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी था। सपोज करो कि पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया ताकि दोनों आपस में टकराए, और जब दोनों आपस में टकरा करके ये तैयार हुआ, तो इतने मास का डिफरेंस आया, ये इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, प्लस पहले से इतना एनर्जी और था ना इसके पास। ये जो हम लोग m1 माइनस m2 करके हम लोगों ने एनर्जी निकाला,
वो तो केवल मास के डिफरेंस का एनर्जी निकाला, ठीक है। अब ये मास के डिफरेंस से एनर्जी निकाला, लेकिन इतना एनर्जी तो और भी था ना पहले से, तो बाद में जो इसके पास एनर्जी आएगा वो ये मास का डिफरेंस वाला एनर्जी प्लस जो एनर्जी हमने पहले से सप्लाई किया था वो भी जुड़ करके आएगा। तो इस सिचुएशन में टोटल क्यू वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को भी कंसीडर किया गया तो इसका मास का डिफरेंस का एनर्जी प्लस कितना, प्लस ये वाला काइनेटिक एनर्जी। जैसे कहने का मतलब है सपोज करो कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी था, मान लो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, सपोज एमई भी था 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सपोज करो यहाँ से मास डिफरेंस से जो एनर्जी आया वो सपोज कीजिए 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, सपोज दैट मास डिफरेंस से जो एनर्जी आया। तो अब टोटल क्यू वैल्यू हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा, ये तो 800 आया केवल मास का डिफरेंस का, इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सिस्टम के पास पहले से इतना भी तो एनर्जी था, तो ये पूरा एनर्जी ना इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। तो टोटल कितना ले लेंगे हम लोग, 800 प्लस 500 यानी कितना 1300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्यू वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे समझ में आता है कि दोनों टकराया, दोनों को टकरा करके ऐसा मास कम हुआ, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ। लेकिन इसको दोनों को टकराने के लिए भी कुछ वेलोसिटी से टकराना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि दोनों मॉलिक्यूल को एक साथ रख दिए और ये ऐसे हो गया रिएक्शन, नहीं, इनको भी आपस में कुछ टकराना पड़ेगा कुछ वेलोसिटी से, तो जाकर के तैयार होगा। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग एंडोथर्मिक में देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास, मान लीजिए ये ऐसे था, ये M है, ये M है, ठीक, ये ऐसे टकराया, X था, ये Y था, इसका मास M है, इसका मास M है, ये टकरा करके ऐसे X डैश Y डैश आ गया, ठीक, सपोज दैट X डैश Y डैश, ऐसा हम लोग लेकर के चलते हैं। जैसे कि इसका मास हमने M ले लिया, इसका मास हमने M ले लिया, ये इसके साथ जाके टकराया, X डैश Y डैश तैयार हुआ, उसी के जैसा है। सपोज करो कि ऐसे Z1 A1 Z2 A2 और ये Z1 डैश A1 डैश Z2 डैश A2 डैश। अब हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट है ना, ये सपोज करो कि जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन सपोज करो कि मास ऑफ रिएक्टेंट है। तो अब क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन मास ऑफ रिएक्टेंट, तो इसका क्यों आ जाएगा, क्यों क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव कहेंगे। तो इससे मतलब क्या पता चल रहा है कि इधर का जो मास है, इधर का जो मास है इधर के मास से ज्यादा है, तो इधर का ये मास ज्यादा कैसे हो सकता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे उल्टा आपको चलना पड़ेगा कि जैसे कि मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो एनर्जी आ जाता है इक्वल टू mc²। तो उसी तरीके से एनर्जी ऐसे सिचुएशन में एनर्जी कन्वर्ट होकर के किस में बन जाता है, मास में बन जाता है ना। तो इसका मतलब कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो रहना चाहिए, यानी कि ये दोनों कुछ एनर्जी से टकराएगा, है कि नहीं, कुछ एनर्जी से टकराएगा, और टकराने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, तो ये जितने एनर्जी से टकराया उस एनर्जी में ही कुछ पार्ट मास में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक आता है कि भाई टोटल कितना होना चाहिए एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जैसे कि सपोज करो कि एक रेस्ट में है, मान लो कि ये रेस्ट में है और ये जाकर के इससे कोलाइड कर रहा है, तो ये जाकर के इससे कोलाइड कर रहा है, तो इसके पास मिनिमम कितना एनर्जी होना चाहिए। अब जरा सपोज कीजिए कि यहाँ पे मास डिफेक्ट आ गया, सपोज करो कि ये आ गया डेल्टा एम का, है ना। तो सपोज करो यहाँ से हम लोगों ने क्यू निकाल दिया, कितना क्यू निकाल दिया हमने, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये हमने क्यू डेल्टा एम सी स्क्वायर निकाल दिया, यानी कि इतना एनर्जी है, ये माइनस में था हमने इसको प्लस कर दिया, मतलब कि इतने का मास का डिफरेंस है, उस मास के कोरस्पॉन्डिंग इतने एनर्जी का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कि इधर से इस मास के साथ साथ कम से कम इतना एनर्जी चाहिए, है कि नहीं, इस मास के साथ कम से कम इतना एनर्जी चाहिए, तो यही एनर्जी आपस में ऐसे टकरा करके वापस मास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कम से कम इतना एनर्जी चाहिए, है ना। तो लेकिन होता क्या है कि कम से कम इतना एनर्जी अगर हम लोग देंगे, अब वो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे। अगर हम लोग ऐसे देखें कि सपोज कीजिए कि शुरू में मास था कुछ, बाद में कुछ मास आया, मास का डिफरेंस हो गया डेल्टा एम, तो ये डेल्टा एम के कोरस्पॉन्डिंग इतना एनर्जी आया। कहने का मतलब
कि इसके पास जो एनर्जी आ गया वो इसके कंपैरिजन में इतना एनर्जी ज्यादा है, तो इतना एनर्जी हम लोग को इधर देना पड़ेगा, वही एनर्जी वापस कंबाइन होकर गैस से मास में कन्वर्ट हुआ है ना। तो देख करके ऐसा लगता है कि मिनिमम इतना एनर्जी देना पड़ेगा इधर से, और वो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन को देख करके लगता है कि सपोज करो बाबा ये रेस्ट में था, इसको हमने क्या किया, इतना एनर्जी दे दिया, ये इसके साथ टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, एनर्जी लॉस हो गया, फिर ये पूरा मास में बन गया, तो कम से कम इतना एनर्जी देना चाहिए। लेकिन ये गलत रहता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि जब यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी चाहिए। अगर हमने मिनिमम इतना एनर्जी दिया, इसको मिनिमम इतना एनर्जी दिया, ये ऐसे टकराया, टकरा करके पूरा एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया और ये ऐसे बन गया, दोनों रेस्ट में आ गया, है ना। अगर सपोज करो कि मिनिमम हम लोग इतना एनर्जी दिए, तो इतना एनर्जी से इसके साथ टकराया, टकरा करके पूरा एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों को रेस्ट में आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों के बीच में कॉलिजन हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होना चाहिए। तो ओनली एंड ओनली केवल इतने एनर्जी से इसका काम नहीं होगा, इसको थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो वहीं पे हमारे पास आता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि मिनिमम इंडोथर्मिक के केस में, इंडोथर्मिक के केस में मिनिमम कितना एनर्जी दिया जाए कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल हो जाए, तो उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। तो हमारे पास जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आता है, यानी कि जो हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालते हैं, मतलब कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, ये जो हमारा आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम लोग KTH कहेंगे। KTH कितना आना चाहिए? इससे ज्यादा आना चाहिए। क्यों ज्यादा आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लगता है। तो जब इसको कैलकुलेशन किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगा करके, तो ये KTH आ जाता है लगभग Q 1/m + m/m, ये आता है 1/m + m1, ऐसा आता है। ठीक है, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, m/m। ओके, तो ये हम लोग को कम से कम इतना एनर्जी देना पड़ेगा, तो जाकर के ऐसा इंडोथर्मिक वाला हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि हमारे पास कोई इंडोथर्मिक है जिसमें मास डिफेक्ट इतने का है, तो कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? इतना एनर्जी देना पड़ेगा। ओनली इतना एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सपोज करो कि हमने ओनली इतना एनर्जी दिया, ये एनर्जी वापस मास में कन्वर्ट हो गया, है ना, मास में कन्वर्ट हो गया, ऐसा प्रोडक्ट बन गया, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन चल रहा है, मोमेंटम कहाँ चल रहा है? कंजर्वेशन। ये इधर से आया है, टकराया है, तो टकराने के पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम भी एक जैसा होना चाहिए। तो ये टकराने के बाद भी इनके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा, तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, यानी कि पहले वाला जो एनर्जी दिया है वो कुछ एनर्जी इसके पास भी है। तो वहां से जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो मिनिमम जो इंडोथर्मिक है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन, इतना एनर्जी देना पड़ेगा, तो जाकर के ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्यू वैल्यू और बाइंडिंग एनर्जी का जरूरत पड़ता है। इस पे और भी है डिटेल्स में, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डिटेल में आते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, क्यू वैल्यू से रिलेटेड, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से रिलेटेड, और जो हमने न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ एडवांस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करेंगे।